हेलो लर्नर्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है लर्न इको मैजिक विद आरिफ शिबली में। यहाँ पर हम यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 की तैयारी करते हैं और यूजीसी नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की भी तैयारी करते हैं। अभी हमारी रिसर्च एप्टीट्यूड की यूनिट चल रही है जो हमारे पेपर 1 की सेकेंड यूनिट है। ये हमारा तीसरा लेक्चर है। इससे पहले हम पहले दो लेक्चर्स में रिसर्च एप्टीट्यूड क्या होता है, उसकी क्या मीनिंग है, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस किए थे। एंड सेकेंड लेक्चर में हमने बताया था कि पोस्ट पॉजिटिविज्म एंड पॉजिटिविज्म की अप्रोच क्या है और उससे रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स थे, उनके बारे में बात की थी। आज हम रिसर्च एप्टीट्यूड की जो यूनिट है इसमें हम टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आप सबके लिए एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है कि जो हमारा टेलीग्राम का चैनल है लर्न इको मैजिक के नाम से, आप वहाँ पर जा कर के इकोनॉमिक्स की स्टैंडर्ड बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। मैंने हर पेपर पे वो चाहे माइक्रो इकोनॉमिक्स का हो, मैक्रो इकोनॉमिक्स का हो, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स से लेकर के मैथमेटिकल इकोनोमेट्रिक्स, डेवलपमेंट, पब्लिक फाइनेंस, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, इवन इंडियन इकोनॉमी पर भी 3 से 4 स्टैंडर्ड बुक्स अपलोड कर दी हैं। आप उनको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और अपनी स्टडीज़ को और ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं। इसके अलावा हम अपने टेलीग्राम चैनल पर रोज़ डेली क्विजेस डालते हैं पेपर 1 के, और आने वाले टाइम में हम पेपर 2 जो हमारा इकोनॉमिक्स का है उसके भी क्विजेस डालेंगे। तो आप उसको डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं और क्विजेस प्ले कर सकते हैं। एक और बात कि जो पेपर 1 से रिलेटेड पीडीएफ्स और नोट्स जितने होते हैं यूजीसी नेट जेआरएफ के वो हम यहाँ पर अपलोड करते हैं। और जो हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट है लर्न इको मैजिक के नाम से, हम वहाँ पर नोटिफिकेशंस जारी करते हैं, रोज़ाना मोटिवेशनल कोट्स जारी करते हैं ताकि आप मोटिवेटेड रहें और पढ़ें, और फन फैक्ट्स और शॉर्ट नोट्स भी अपलोड करते हैं वहाँ पर। तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए और टेलीग्राम के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आगे आने वाले नोटिफिकेशन के लिए भी हमारा जो यूट्यूब का चैनल है लर्न इको मैजिक के नाम से, इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकें। मैं रिसर्च एप्टीट्यूड की जो सेकेंड यूनिट है पेपर 1 की, इसमें लगभग 15 से 16 लेक्चर्स अपलोड करूंगा और पूरा ए टू जेड रिसर्च एप्टीट्यूड में जितना भी यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर में आता है, वो 5 क्वेश्चन हो या 6 क्वेश्चन हो, उन 16 लेक्चर्स से आपके कवर हो जाएंगे। इन लेक्चर्स के बाद मैं एमसीक्यूज भी कराऊंगा जिसकी प्रैक्टिस करके आप रिसर्च एप्टीट्यूड को एक मजबूत स्तंभ बना सकते हैं अपनी प्रिपरेशन में। तो चलते हैं गाइस, शुरू करते हैं। एक बार फिर से मैं आपको रिकैप करा दूं कि जो हमारा सिलेबस है रिसर्च एप्टीट्यूड का यूजीसी नेट जेआरएफ का, उसमें क्या क्या है। रिसर्च एप्टीट्यूड में पहला टॉपिक है रिसर्च की मीनिंग, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें हम मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स कर चुके हैं। पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविटिक अप्रोच को भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा टाइप्स चल रहा है। टाइप्स में 2 से 3 लेक्चर्स आएंगे क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है और आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं अलग अलग लेक्चर्स में इसको करूँगा, एक ही लेक्चर में कवर नहीं करूँगा ताकि आपको बोरियत महसूस ना हो और बहुत लेंदी ना लगे। इसके अलावा जो मेथड्स ऑफ रिसर्च हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे, एंड स्टेप्स ऑफ रिसर्च आगे चल करके हम बताएंगे कि थीसिस क्या होती है, आर्टिकल राइटिंग किसे कहते हैं, इसका क्या फॉर्मेट रहता है, और रेफरेंसिंग की स्टाइल क्या होती है, और हम एप्लीकेशन आईसीटी का किस तरह से करते हैं रिसर्च में, एंड रिसर्च एथिक्स को भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे जो काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है एनटीए के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो गाइस चलते हैं आज और हम शुरू करते हैं अपना लेक्चर। इससे पहले आप ये भी जान लें कि जो हमारा दो टॉपिक जो हमारे कवर हो चुके हैं दो प्रीवियस लेक्चर्स में, 2 फरवरी और 3 फरवरी को, वो रिसर्च मीनिंग एंड डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स थे, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविटी अप्रोच थी। आज हम टाइप्स ऑफ लेक्चर्स करेंगे जिसमें हम बेसिक रिसर्च क्या होती है, अप्लाइड रिसर्च किसे कहते हैं, एक्शन रिसर्च क्या है, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव मेथड्स क्या होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट आने वाले टाइम में जो टॉपिक्स दिए हुए हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या रेफरेंस के लिए आप एक बार पढ़ सकते हैं। आने वाले टाइम में हम इसी के अकॉर्डिंग बढ़ेंगे। तो गाइस शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ रिसर्च लेक्चर 1 है हमारा, ये टाइप्स ऑफ रिसर्च से रिलेटेड। आज आप जान लें कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च होता है वो उसके कुछ बेसिस होते हैं जिनके बेसिस पर हम रिसर्च का क्लासिफिकेशन करते हैं। जो हमारा पहला बेसिस होता है क्लासिफिकेशन का, वो ऑब्जेक्टिव रहता है कि हमारी रिसर्च करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है।
तो जो हमारा मकसद होता है, उद्देश्य होता है, अगर उसके अकॉर्डिंग हम रिसर्च को क्लासीफाई करें तो उस हिसाब से हमारी लगभग 5 रिसर्च होती हैं। और इसके भी कुछ सब टाइप्स हैं, जब हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे तो आपको बताएंगे कि उनके क्या टाइप्स होते हैं। जैसे यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव, कोरिलेशनल, एक्सप्लानेटरी, एक्सप्लोरेटरी एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ये रिसर्च का क्लासिफिकेशन या टाइप है ऑब्जेक्टिव के बेस पर। जब हम आउटकम की बात करते हैं, आउटकम या एप्लीकेशन, इसको आउटकम को एप्लीकेशन भी बोलते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्लासिफिकेशन करते हैं जब रिसर्च का, तो उसमें दो तरह की रिसर्च पाई जाती हैं। एक फंडामेंटल एंड अप्लाइड रिसर्च, जिसको हम इस लेक्चर में इन डिटेल पढ़ेंगे, और दूसरा है कि लॉजिक के बेस पे जब हम रिसर्च के टाइप को क्लासीफाई करते हैं तो हम पाते हैं कि दो तरह की रिसर्च होती है, एक डिडक्टिव रिसर्च होती है और इंडक्टिव रिसर्च होती है। जब हम प्रोसेस की बात करते हैं तो प्रोसेस दो तरह के होते हैं, एक क्वांटिटेटिव प्रोसेस होता है, एक क्वालिटेटिव प्रोसेस होता है। अगर हम इंक्वायरी मोड में चले जाएं तो एक स्ट्रक्चर्ड टाइप होता है रिसर्च का, एक अनस्ट्रक्चर्ड टाइप होता है रिसर्च का। अगर हम आइडिया या कंसेप्ट की बात करें तो एक कंसेप्चुअल टाइप रहती है रिसर्च की और एक एम्पिरिकल टाइप रहती है रिसर्च की। तो गाइज ये सारे टाइप्स हैं रिसर्च के जिनको हम इन डिटेल पढ़ेंगे। आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ फंडामेंटल और अप्लाइड रिसर्च की बात करेंगे। देन डिडक्टिव और इंडक्टिव एंड अप्लाइड रिसर्च का एक टाइप रहता है एक्शन रिसर्च, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूजी नीट जेआरएफ का और फेवरेट टॉपिक है एनटीए का कह सकते हैं, क्योंकि हर बार हर शिफ्ट में एक्शन रिसर्च का कोई ना कोई क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो गाइस शुरू करते हैं आज के हम इस जो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि फंडामेंटल रिसर्च क्या होती है, अप्लाइड रिसर्च क्या होती है। तो सबसे पहले फंडामेंटल रिसर्च से स्टार्ट करते हैं हम। जैसा कि देख सकते हैं कि इसके और भी कई सारे नाम हैं फंडामेंटल रिसर्च के। पहला नाम, इसका एक और नाम है कि प्योर रिसर्च भी इसको बोलते हैं, इसको बेसिक रिसर्च भी कहते हैं, इसको थ्योरेटिकल रिसर्च भी कहते हैं। इसको थ्योरेटिकल रिसर्च, प्योर रिसर्च या बेसिक रिसर्च इस वजह से भी कहा जाता है कि ये नॉलेज को ऐड करती है, ये किसी थ्योरी के एडवांसमेंट के लिए वर्क करती है और ये इन्वॉल्व होता है इसमें कलेक्शन और एनालिसिस डेटा का, जिससे हम नई नई चीज़ें या नए नए इन्वेंशंस कर सकें और नई नई थ्योरीज बना सकें, नए रूल्स बना सकें, नई प्रिंसिपल्स बना सकें। तो जो हमारा फंडामेंटल रिसर्च रहती है तो उसमें हम बेसिकली नई रिसर्च को या एक तरह से नई थ्योरी को या नए रूल को या नए प्रिंसिपल को डेवलप करते हैं। तो इसी वजह से इसको फंडामेंटल या बुनियादी रिसर्च कहा जाता है। इसको प्योर रिसर्च बोलते हैं, एकदम बिल्कुल प्योर होती है, इसमें किसी भी चीज़ का मिक्सेशन नहीं होता है, इसमें बिल्कुल बेसिक चीज़ें रहती हैं। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये इन्वॉल्व होता है इसमें कलेक्शन डेटा का और हम उसका एनालिसिस करते हैं, फिर उसके ज़रिए हम डिस्कवर करते हैं चीज़ों को कि इसका क्या नई थ्योरी बन सकती हैं या क्या नई थ्योरी बनाई जाए, या रूल कौन से डेवलप किए जाएं या प्रिंसिपल कौन से डेवलप किए जाएं। और ये मोस्टली एकेडमिक्स में यूज़ होती है और काफ़ी एक्सटेंसिव रहती है नेचर में, लेकिन इसका कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं होता है। ये ओनली फॉर द सेक ऑफ नॉलेज के लिए होती है फंडामेंटल रिसर्च, और ये एक फाउंडेशन भी बनाती है अप्लाइड रिसर्च के लिए, एक बुनियाद तय करती है कि अप्लाइड रिसर्च जब होती है तो उसके एक बुनियाद, एक फाउंडेशन प्रोवाइड कराती है फंडामेंटल रिसर्च। तो इसके जो अदर नाम है जिसको या कीवर्ड्स भी कह सकते हैं, अगर कभी भी आपसे फंडामेंटल रिसर्च के बारे में पूछा जाए तो आप क्वेश्चन में कीवर्ड्स खोजने की कोशिश करें, जैसे प्योर रिसर्च हो गई, बेसिक रिसर्च, थ्योरेटिकल रिसर्च, या एडिशन टू नॉलेज या एडवांसमेंट ऑफ थ्योरी की बात हो, या हम नए प्रिंसिपल नए रूल की बात करें, तो अब आप समझ जाइएगा कि उसमें फंडामेंटल रिसर्च की बात हो रही है, या पूछा जा रहा है कि प्योर रिसर्च किसे कहते हैं, बेसिक रिसर्च किसे कहते हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें कि प्योर रिसर्च का कोई एग्जाम्पल है, जैसे अब हम एक हाइपोथेसिस सिलेक्ट करते हैं या एक प्रॉब्लम क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे एक लिखा हुआ है, हाउ डिड द यूनिवर्स बिगिन, यानी कि यूनिवर्स कैसे शुरू हुआ, कैसे बना। अगर हम इसके ऊपर रिसर्च करें तो ये बिल्कुल फंडामेंटल टॉपिक है, आप इसका प्रैक्टिकल यूज़ नहीं कर सकते हैं कोई। हाँ, जब आप अप्लाइड रिसर्च करेंगे तो आप इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं, इसके जो भी आपके रिजल्ट्स निकलेंगे या जो भी आपकी जनरलाइजेशंस होंगे आप उनको यूज़ कर सकते हैं अप्लाइड रिसर्च में। बट इन फंडामेंटल रिसर्च आप इसका कोई यूज़ नहीं कर सकते हैं, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज होता है कि अगर आप जानना चाहें कि यूनिवर्स कैसे बिगिन हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ। और इसके अलावा अगर आप जानना चाहें जैसे प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स किस चीज़ से मिलकर बने हैं, तो ये आपको एक बेसिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराते हैं, एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क देते हैं, बिल्कुल प्योर रिसर्च रहती है आपकी। तो फंडामेंटल रिसर्च बेसिकली यही है, आप सोचते हैं एक नई थ्योरी डेवलप करते हैं, एक नया प्रिंसिपल डेवलप करते हैं,
अगर हम अप्लाइड रिसर्च की बात करें दूसरी तरफ, तो ये अप्लाइड रिसर्च जो एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स के लिए, ये इनोवेशन या एप्लीकेशन होता है प्योर रिसर्च का, और इसका हम प्रैक्टिकल यूज़ करते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। ये नेचर में काफ़ी इंटेंसिव होती है और कॉन्सेप्ट्स को हम अप्लाई करते हैं। ये एक्शन ओरिएंटेड होती है, हम इसमें कुछ ना कुछ एक्शन करते हैं, सिर्फ स्टडी नहीं करते हैं, सिर्फ एकेडमिक बेस्ड नहीं होती है। और इसको फॉर्मल रिसर्च भी कहा जाता है, इसी वजह से इसको हम फॉर्मल रिसर्च भी कहते हैं। जबकि जो हमारी प्योर रिसर्च रहती है वो इनफॉर्मल रिसर्च भी हो सकती है, लेकिन जो हमारी अप्लाइड रिसर्च रहती है फॉर्मल रिसर्च होती है, क्योंकि हम इसमें जो भी रिसर्च करते हैं उसको अप्लाई करते हैं किसी ना किसी सिचुएशन में, और इसका हम यूज़ करते हैं पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन में इसका यूज़ करते हैं, हम अंडरस्टैंडिंग अपनी डेवलप करने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। जैसे इसके एग्जांपल हम देखें तो जो एग्रीकल्चरल या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की जब बात आती है तो हम उसको इम्प्रूव करने के लिए अप्लाइड रिसर्च का प्रयोग करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। या कोई अगर स्पेसिफिक डिजीज़ होती है या कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम आती है तो हम उसके ट्रीटमेंट के लिए भी उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है या कौन कौन से मेथड्स हैं, तो उसमें भी हम अप्लाइड रिसर्च यूज़ कर सकते हैं। या हम अपनी इफ़िशियंसी को या एनर्जी को इम्प्रूव करने के लिए भी अप्लाइड रिसर्च का इस्तेमाल करते हैं, ना सिर्फ अपनी बल्कि हम अपने घर वालों की या अपने ऑफिस में या जितने भी मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं या एनीथिंग एल्स, किसी भी चीज़ की आप एनर्जी या एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो ये बेसिकली कुछ एग्जांपल्स हैं अप्लाइड रिसर्च के, जिनके ज़रिए आप कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करते हैं। तो अप्लाइड रिसर्च में बेसिकली एप्लीकेशन होता है प्योर या बेसिक रिसर्च का। अगर हम बात करें दोनों के बीच की डिफरेंस की, तो आप इस इमेज से समझ सकते हैं कि दोनों के बीच का जो डिफरेंस क्या होता है। जो बेसिक रिसर्च होती है वो थ्योरेटिकल होती है, वो थेरीज के ऊपर फोकस करती है, वो रूल बनाने पे फोकस करती है, वो प्रिंसिपल्स डेवलप करने पे फोकस करती है, और इस तरह से नॉलेज का एक्सपेंशन होता है, नॉलेज बढ़ जाती है। जबकि जो अप्लाइड रिसर्च होती है वो प्रैक्टिकल होती है, उसका आप कहीं ना कहीं यूज़ कर रहे होते हैं और ह्यूमंस के बेटरमेंट के लिए अप्लाइड रिसर्च का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो आप इस इमेज को देखिए और सोचिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ कहाँ एप्लीकेशन किया जा रहा है, कौन कौन सी जगह पर बेसिक रिसर्च हो रही है या कहाँ कहाँ पर अप्लाइड रिसर्च का इस्तेमाल हो रहा है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अगर हम बात करें कि एक्शन रिसर्च क्या होती है, ये एक टाइप होता है अप्लाइड रिसर्च का, बेसिक टाइप अप्लाइड रिसर्च का एक सिंगल ही टाइप रहता है, और भी हो सकते हैं कई सारे टाइप्स हो जो मुझे पता नहीं है और यूजीसी नेट एग्ज़ाम में भी नहीं आते हैं। हो सकता है जब आप बहुत ज़्यादा कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ें रिसर्च एप्टीट्यूड की, तो उसमें हो सकता है कि अप्लाइड रिसर्च की और भी कई सारे टाइप्स मिलें, लेकिन जो हम एक सिंगल टाइप पढ़ते हैं अप्लाइड रिसर्च का, वो एक्शन रिसर्च होती है। और जितनी भी एक्शन रिसर्च होती हैं वो सारी की सारी अप्लाइड रिसर्च कहलाती हैं, लेकिन सारी अप्लाइड रिसर्च वो एक्शन रिसर्च नहीं कहलाती हैं। जो एक्शन रिसर्च का जो टर्म था वो सबसे पहले एक कर्ट लेविन नाम के इंसान थे, इन्होंने 1940s में इसको डेवलप किया था, इसको क्वाइन किया था, सबसे पहले इस टर्म को यूज़ किया था। ये एक जर्मन अमेरिकन सोशल साइकोलॉजिस्ट थे और इसी वजह से इनको फाउंडर कहा जाता है एक्शन रिसर्च का। जैसे यहाँ मैंने लिखा भी हुआ है कि इट इज़ ए टाइप ऑफ अप्लाइड रिसर्च। जो एक्शन रिसर्च होती है ये एक टाइप होती है अप्लाइड रिसर्च का। और जो कर्ट लेविन है, इन्होंने कहा था कि इफ़ यू वांट टू नो हाउ थिंग्स रियली आर, जस्ट ट्राई टू चेंज देम। ही डिफाइंड एक्शन रिसर्च एज ए spiral of steps, each of which is composed of a circle of planning, action and fact finding about the result of the action। यानी कि जो हमारे एक्शंस का रिजल्ट निकलता है तो उसमें कई सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, वो एक सर्कुलर वे में होता है। हम प्लान करते हैं, एक्शन करते हैं, कुछ फैक्ट्स फाइंड होते हैं, देन हम अपने रिजल्ट पे आ जाते हैं। दोस्तों जो एक्शन रिसर्च का टॉपिक है वो फेवरेट टॉपिक है एनटीए का, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप एक्शन रिसर्च के कुछ फीचर्स हैं उनको याद रखें, और जैसे ही ये फीचर्स आपको किसी क्वेश्चन में मिले तो आप तुरंत समझ जाएं कि एक्शन रिसर्च के बारे में पूछ रहा है और टिक कर दें और गलती ना करें कोई। बहुत से लोग इसमें भी गलती कर देते हैं। ये एक तरह से रिसर्च एप्टीट्यूड की बाइबिल आप इसको कह सकते हैं। आप हर जगह ये आपको हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा रिसर्च एक्शन रिसर्च से रिलेटेड, और इसका काफ़ी यूज़ भी है प्रैक्टिकल लाइफ में।
तो जो एक्शन रिसर्च होती है वो सिचुएशनल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोस्पेक्टिव होती है। तो आप समझ लीजिए इसी से कि जब किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जिस चीज़ का इस्तेमाल होता होगा या जिस रिसर्च का इस्तेमाल होता होगा वो कितनी इंपॉर्टेंट होती होगी। तो जितनी भी सिचुएशनल प्रॉब्लम्स होती हैं या प्रोस्पेक्टिव्स होते हैं उनको जब हम सॉल्व करते हैं तो उसके लिए हम एक्शन रिसर्च का इस्तेमाल करते हैं। या कई बार एक कीवर्ड और यूज़ किया जाता है कि इमीडिएट प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को भी इम्प्रूव करने के लिए या सॉल्व करने के लिए हम एक्शन रिसर्च का इस्तेमाल करते हैं। इमीडिएट मतलब अचानक से कोई प्रॉब्लम अगर आ जाए सोसाइटी में, या आप मान लीजिए एक टीचर हैं, आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, एक बच्चा नहीं पढ़ रहा है और आप बार बार उसको इंकरेज कर रहे हैं, तो आप फिर रीजंस फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि वो आखिर क्यों नहीं पढ़ रहा है। तो आपको वहाँ पर एक एक्शन रिसर्च की रिक्वायरमेंट होती है कि जो वहाँ पे इमीडिएट सिचुएशन है आप उसको सॉल्व करें या इम्प्रूव करें। आपका जो पर्पस रहता है वो इम्प्रूवमेंट का पर्पस होता है, या आप कह सकते हैं उससे और एडवांसमेंट के लेवल को और बढ़ाना चाहते हैं। इसमें एडॉप्शन होता है अल्टरनेटिव प्रैक्टिसेस का, इसको हम कोलेबरेटिव और पार्टिसिपेटरी रिसर्च भी कह सकते हैं कि जब हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अलग अलग प्रैक्टिसेस अपनाते हैं, अलग अलग रास्ते अपनाते हैं, और ये कोलेबरेटिव रहती है एक्शन रिसर्च। और पार्टिसिपेटरी होती है कि इसमें 2-3 लोग जितने जन भी इन्वॉल्व होते हैं वो ज़्यादातर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं किसी इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि इमीडिएट प्रॉब्लम या सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए या सॉल्व करने के लिए एक्शन रिसर्च का यूज़ किया जाता है। ये इससे को लर्निंग भी हो सकती है, और इसकी एक और सबसे खास बात है या कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्शन रिसर्च की, कि ये जनरलाइज नहीं की जा सकती है। जैसे एक पार्टिकुलर स्टूडेंट है, उसको किसी सब्जेक्ट को पढ़ने में या समझने में प्रॉब्लम है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो आपने एक्शन रिसर्च का यूज़ किया, आपने फाइंड आउट किया कि इस बच्चे को कि क्या रीजंस हो सकते हैं कि ये इम्प्रूव नहीं कर पा रहा है, पढ़ाई सही से नहीं कर पा रहा है, इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो पा रही है। तब जब आपने एक्शन रिसर्च की उस स्टूडेंट के ऊपर, तो जो उस स्टूडेंट के ऊपर जो भी आउटकम निकल के आए, तो उन आउटकम्स का या उन रिजल्ट्स का आप किसी दूसरे स्टूडेंट्स के ऊपर एप्लीकेशन नहीं कर सकते हैं। तो इसी वजह से कहा जाता है कि इसको आप जनरलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक बच्चे की अंडरस्टैंडिंग अलग अलग होती है, सबकी प्रॉब्लम्स अलग होती हैं, सिचुएशंस अलग होती हैं, सबके बैकग्राउंड अलग होते हैं, अंडरस्टैंडिंग अलग होती है। तो इस वजह से जो एक्शन रिसर्च होती है वो प्रॉब्लम को सॉल्व तो करती है इमीडिएट प्रॉब्लम्स को, लेकिन जिस भी इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करती है वो उसी इमीडिएट या उसी पार्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए होती है, आप उसको जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। और इसमें आपको एक्सपर्ट होने की भी ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत बहुत ज़्यादा एक्सपर्टाइज हासिल हो आपको, तभी आप एक्शन रिसर्च कर सकते हैं। अगर आप छोटे मोटे प्रैक्टिशनर भी हैं और किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप एक्शन रिसर्च का यूज़ करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात जो होती है कि जो हमारी एक्शन रिसर्च रहती है नेचर में साइक्लिकल होती है, यानी एक साइकिल में चलती है, एक सर्कल में चलती है, जिसको मैंने यहाँ पे समझाया हुआ है एक इमेज लगा करके, कि आप जब किसी प्रॉब्लम को या किसी सिचुएशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं या किसी इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसके लिए प्लान करते हैं, देन आप एक्ट करते हैं, और उस एक्ट के दौरान आप ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को कि ये कैसे इम्प्रूवमेंट आ रहा है या और किन चीज़ों की ज़रूरत है जिससे इम्प्रूवमेंट किया जाता है। फिर आप लास्ट में रिफ्लेक्ट कर देते हैं कि हाँ हाँ ये चीज़ें हैं जिससे इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, ये रीजंस हैं या ये लर्निंग्स नहीं हैं। और उसके बाद अगर आपको लगता है या आप महसूस करते हैं कि और ज़्यादा ज़रूरत है, यानी जब आपने और कुछ प्रॉब्लम्स फाइंड आउट कर ली, तो आप दोबारा से, यानी एक तो ये तो साइकिल 1 हो जाता है, फिर सेम प्रोसेस आप दोबारा से अपनाते हैं, रिवाइज्ड प्लान आप बनाते हैं, देन उस रिवाइज्ड प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं, देन फिर से ऑब्जर्व करते हैं, देन लास्ट में अगेन आप रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो अगर आपको रिक्वायरमेंट होती है कि और ज़्यादा इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, तो आप साइकिल 3 भी अपना सकते हैं, और साइकिल 3 में भी सेम साइकिल होगा। आप फिर से एक रिवाइज प्लान बनाएंगे, फिर से एक्ट करेंगे, फिर से ऑब्जर्व करेंगे, फिर से रिफ्लेक्ट कर देंगे। तो इसी वजह से कहा जाता है कि जो एक्शन रिसर्च है वो साइक्लिकल होती है, वो सर्कुलर इन नेचर होती है। आप सबसे पहले इसमें प्लान बनाते हैं, एक्ट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, एंड देन रिफ्लेक्ट करते हैं। तो आप इसको याद करने के लिए कि ये कैसे सर्किल में चलती है, तो आप इसका एक निमोनिक्स यूज याद कर सकते हैं, PAOR। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इसका निमोनिक्स, PAOR। तो आप इसको इस तरह से याद रख पाएंगे, PAOR, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व
एंड रिफ्लेक्ट। तो आप POR याद रखें। तो इस तरह से जो आपका जो सर्कुलर नेचर होता है रिसर्च का, एक्शन रिसर्च का, आप इसको याद रख सकते हैं कि किस तरह से सर्कुलर नेचर होता है या किस सर्कल में या किस साइकिल में एक्शन रिसर्च चलती है। तो जो एक्शन रिसर्च का जो साइकिल रहता है वो प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट। आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले प्लान करते हैं, देन एक्ट करते हैं, देन ऑब्जर्व करते हैं, देन रिफ्लेक्ट कर देते हैं। और अगर हम इसके स्कोप की बात करें कि इसका स्कोप क्या होता है किसी पार्टिकुलर फील्ड में, लेट्स एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन में, कि हम एजुकेशन में एक्शन रिसर्च कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं या एक्शन रिसर्च इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। हम यहाँ पर सिर्फ एजुकेशन का एग्जांपल इस वजह से ले रहे हैं कि हम सब असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की तैयारी कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जब हम असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे किसी यूनिवर्सिटी या किसी डिग्री कॉलेज में, तो वहाँ पर हम एजुकेशन से जुड़े हुए होंगे। तो हमें ये समझना होगा कि हम एक्शन रिसर्च का कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, और कई बार ये एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। तो आप करिकुलम को प्लान करने में, उसको डेवलप करने में, या करिकुलम में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं समझने में स्टूडेंट्स को, उसको एनहेंस करने में भी आप एक्शन रिसर्च का यूज़ कर सकते हैं। आप प्रोग्राम डिलीवरी में एक्शन रिसर्च का यूज़ कर सकते हैं। आप अपनी लर्निंग स्ट्रेटजीज़ को चेंज करने में या और बेहतर करने में भी एक्शन रिसर्च का यूज़ कर सकते हैं। आप स्टूडेंट्स का असेसमेंट या इवैल्यूएशन करने के लिए भी एक्शन रिसर्च का यूज़ कर सकते हैं कि जब कि एक स्टूडेंट आखिर क्यों नहीं अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है, या एक स्टूडेंट बहुत अच्छा कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो अगर कोई एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है या एग्जिस्टिंग फिनोमेना है, आप उसको समझने के लिए एक्शन रिसर्च प्रयोग करते हैं। और स्टाफ के डेवलपमेंट के लिए भी आप एक्शन रिसर्च का यूज़ कर सकते हैं। आप मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी आप एक्शन रिसर्च का यूज़ कर सकते हैं। या अगर कहीं पर बिहेवियरल चेंज आ रहा है जिससे कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, या कोई भी दिक्कत आ रही है, या किसी के एटीट्यूड में कोई चेंज आ रहा है, या कोई वैल्यूज़ में कोई चेंज आ रहा है, या स्टाफ आपका बहुत डीमोटिवेटेड फील कर रहा है, तो उसको भी आप मोटिवेटेड रखने के लिए या उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए भी आप एक्शन रिसर्च का यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ स्कोप्स हैं एक्शन रिसर्च की जिनका हम एजुकेशन में यूज़ कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि जो बेसिस ऑफ लॉजिक है, अगर हम रिसर्च को लॉजिक के बेस पर डिफ़ाइन करें, या जो रिसर्च के टाइप्स को डिफ़ाइन करना चाहें कि लॉजिक के बेस पर कि रिसर्च कितने टाइप की होती है, तो हम सब जानते हैं, आपने भी काफ़ी बार पढ़ा है कि डिडक्टिव और इंडक्टिव दो मेथड्स होते हैं, डिडक्टिव मेथड एंड इंडक्टिव मेथड ऑफ रिसर्च। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि डिडक्टिव मेथड क्या होता है, डिडक्टिव मेथड किसे कहते हैं। और कई बार बच्चों को 10 से 15 बार पढ़ने के बाद भी डिडक्टिव और इंडक्टिव मेथड में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। मेरा यकीन करिए कि आप इसको सुनने के बाद और इसको एक बार प्रैक्टिस करने के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे कि डिडक्टिव रिसर्च और इंडक्टिव रिसर्च में क्या डिफरेंस है। तो आप डिडक्टिव रिसर्च को हम टॉप डाउन या जनरल टू स्पेसिफिक अप्रोच भी कहते हैं। डिडक्टिव रिसर्च हमारी टॉप डाउन या जनरल टू स्पेसिफिक अप्रोच भी कहलाती है, क्योंकि हम सबसे पहले एक इसमें जनरल स्टेटमेंट बना लेते हैं या एक हाइपोथेसिस डेवलप कर लेते हैं। तो इस वजह से इसको हम बोलते हैं टॉप और डाउन, यानी कि जब सबसे पहले तो हम इसमें जनरल स्टेटमेंट बना लेते हैं, देन हम उससे रिलेटेड डेटा कलेक्ट करते हैं या उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, देन हम डिसीजन मेकिंग कर लेते हैं या कंक्लूजन दे देते हैं कि हाँ ये इसका फाइनल रिजल्ट है या फाइनल डिसीजन है। तो इसी वजह से इसको टॉप डाउन या जनरल टू स्पेसिफिक अप्रोच कहा जाता है। आप जनरल कोई स्टेटमेंट बना लेते हैं या कोई थ्योरी बना लेते हैं या कोई हाइपोथेसिस डेवलप कर लेते हैं, देन आप उसके छोटे छोटे एविडेंस इकट्ठा करते हैं और उन एविडेंस के बेस पे आप अपना डिसीजन दे देते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैंने एक निमोनिक लिखा हुआ है डीजीपी की एक पोस्ट होती है, आप इसको डीजीपी से याद रख सकते हैं। डीजीपी का फुल फॉर्म भी मैंने यहाँ पे लिख दिया कि इंडक्टिव जनरल टू पार्टिकुलर। इंडक्टिव जनरल टू पार्टिकुलर, आप हमेशा, आप जब भी इसको याद करने की कोशिश करें कि डिडक्टिव मेथड क्या होता है, तो बस आप डीजीपी याद कर लीजिए, जिससे आप क्लियर हो जाएंगे कि जो डिडक्टिव मेथड ऑफ रिसर्च होता है वो क्या होता है, कैसे वो चलता है। तो आप जब डिडक्टिव याद कर लेंगे, यानी कि डिडक्टिव मेथड जो होता है वो जनरल टू पार्टिकुलर की तरफ होता है। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है कि किस तरह से जनरल टू पार्टिकुलर यहाँ पे रिसर्च चलती है। जैसे ऑल स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास से क्लास 10th प्ले गिटार, यानी कि क्लास 10th के जितने भी बच्चे हैं वो सब गिटार प्ले करते हैं, गिटार बजाते हैं, ठीक है।
तो अब इस सेंटेंस को प्रूव करने के लिए आप छोटे छोटे एविडेंस इकट्ठा करते हैं, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं। जैसे एक स्टूडेंट हमें खालिद नाम का मिल गया, तो हमने कहा कि खालिद इज ए स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास एंड प्ले गिटार। देन हमें रवि मिला और हमें पता चला कि रवि भी क्लास 10th का या इस क्लास का स्टूडेंट है और वो भी गिटार प्ले करता है। एंड देन हमें अमित मिला, वो भी पता चला कि वो भी इसी क्लास का स्टूडेंट है और गिटार प्ले करता है। देन हम और आप एक कंक्लूजन बना देते हैं कि ऑल स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास से 10th क्लास प्ले गिटार। सो ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी हम डिडक्टिव रिसर्च अपनाते हैं या डिडक्टिव रिसर्च करते हैं तो सबसे पहले हम एक थ्योरी बना लेते हैं या जनरल स्टेटमेंट बना लेते हैं, उससे रिलेटेड हम कोई एक टेंटेटिव हाइपोथेसिस बनाते हैं। देन ऑब्जर्वेशन करते हैं, ऑब्जर्वेशन इन द सेंस कि हम उससे रिलेटेड डेटा कलेक्ट कर लेते हैं या उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। एंड देन अपना कंफर्मेशन दे देते हैं कि हाँ, ये जो आपने थ्योरी का एक टेंटेटिव हाइपोथेसिस दी थी वो सही है कि नहीं सही है, तो हम उसमें कंफर्मेशन दे देते हैं। तो इस तरह से हमारी डिडक्टिव रिसर्च चलती है। लेकिन जब हम इंडक्टिव रिसर्च की बात करते हैं तो ये बिल्कुल उलट होती है डिडक्टिव रिसर्च के, और इसी वजह से इसको डाउन टू टॉप या बॉटम टू टॉप या स्पेसिफिक टू जनरल अप्रोच भी कहा जाता है। यानी आप सबसे पहले इस पे डेटा कलेक्ट करते हैं या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं या कुछ ऑब्जर्व करते हैं, देन आप एक हाइपोथेटिकल डिसीजन देते हैं और फिर उसके बाद आप एक जनरल स्टेटमेंट दे देते हैं। तो इस तरह से आपकी इंडक्टिव रिसर्च होती है। और इंडक्टिव रिसर्च यहाँ पे गलती से डीजीपी लिख दिया है, ये इसका भी एक निमोनिक मैं बता दे रहा हूँ कि जो इंडक्टिव रिसर्च का को याद करने के लिए आप कैसे याद कर सकते हैं। इंडक्टिव रिसर्च के लिए आप आईपीजी याद कर सकते हैं, आईपीजी यानी कि जनरल टू पार्टिकुलर। यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, इंडक्टिव पार्टिकुलर टू जनरल। तो आप जब भी आईपीजी को याद करने की कोशिश करें या इसको समझने की कोशिश करें और आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप जो इसका निमोनिक है इसको याद कर लीजिएगा एक बार, तो आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। आईपीजी याद कर लीजिएगा आप, आईपीजी यानी कि इंडक्टिव पार्टिकुलर टू जनरल, इंडक्टिव पार्टिकुलर टू जनरल यानी कि आप पार्टिकुलर स्टेटमेंट्स को पहले इकट्ठा करते हैं, देन आप एक जनरल स्टेटमेंट दे देते हैं। जैसे सेम एग्जांपल मैंने लिया हुआ है यहाँ पे कि खालिद इज ए स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास एंड प्ले गिटार। देन हमें रवि मिला, पता चला कि रवि इज ए स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास एंड प्ले ही आल्सो प्ले गिटार। एंड देन हमें अमित मिला कि अमित इज स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास एंड ही आल्सो प्ले गिटार। सो दस ऑल स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास, से कोई हो सकता है क्लास 10th हो या मे बी क्लास 8 हो सकती है, कोई भी क्लास हो सकती है, मैंने 10th ही लिख दिया है यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के लिए। तो ऑल स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास प्ले गिटार। तो इसमें भी हम याद रखें कि सबसे पहले जब हम आईपीजी या इंडक्टिव रिसर्च करते हैं यानी कि जब हम पार्टिकुलर टू जनरल जाते हैं तो सबसे पहले हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, हम एक पैटर्न को फाइंड आउट करते हैं, देन हम एक टेंटेटिव हाइपोथेसिस बना लेते हैं एंड देन उस ऑब्जर्वेशन और जो हमारा प्रीवियस पैटर्न हमने फाइंड आउट किया था उसके बेस पर हम अपनी थ्योरी डेवलप कर देते हैं। तो इस तरह से ये हमारा बेसिक डिफरेंस हो गया डिडक्टिव और इंडक्टिव मेथड ऑफ रिसर्च में। हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, जो अदर टॉपिक्स रह गए हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च में उसको डिस्कस करेंगे। एक बार हम रीकैप कर लेते हैं कि हमने आज की इस क्लास में क्या क्या पढ़ा। हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिसर्च लेक्चर 1 यहाँ पे पढ़े हैं और हमने बताया है कि क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च कितने बेसिस पे किया जा सकता है। एक उसका बेस होता है ऑब्जेक्टिव, आउटकम, लॉजिक, प्रोसेस, इंक्वायरी मोड, आइडिया और कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्टिव के बेस पे अगर आप रिसर्च को डिफाइन करेंगे तो आप पाएंगे कि एक डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है, एक कोरिलेशनल होती है, एक एक्सप्लानेटरी होती है, एक एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है, एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है। अगर आप आउटकम के बेस पे रिसर्च को डिफाइन करेंगे तो आप पाएंगे कि एक फंडामेंटल रिसर्च होती है, एक अप्लाइड रिसर्च होती है। अगर लॉजिक के बेस पे आप फाइंड आउट करें तो आप देखेंगे कि एक डिडक्टिव रिसर्च रहती है, एक इंडक्टिव रिसर्च रहती है। अगर आप प्रोसेस के बेस पे फाइंड आउट करें तो आप पाएंगे कि एक क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है, एक क्वालिटेटिव रिसर्च होती है। अगर आप इंक्वायरी के मोड पे बात करें तो आप देखेंगे कि एक स्ट्रक्चर्ड और एक अनस्ट्रक्चर्ड रिसर्च रहती है। अगर आप आइडिया और कॉन्सेप्ट की तरफ जाएंगे
तो आपको मिलेगा कि एक कॉन्सेप्चुअल रिसर्च होती है और एक एम्पिरिकल रिसर्च होती है। हमने यहाँ पर आज दो ही टाइप ऑफ रिसर्च के बारे में बात किया है, फंडामेंटल, अप्लाइड एंड डिडक्टिव इंडक्टिव, जो कि डिफाइंड हैं या क्लासिफाइड हैं आउटकम और लॉजिक के बेस्ड पे। तो यहाँ पे हमने देखा कि फंडामेंटल रिसर्च क्या होती है और अप्लाइड रिसर्च क्या होती है। एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो फंडामेंटल रिसर्च रहती है हमारी, वो नए नए प्रिंसिपल, नए नए थ्योरीज, नए नए आइडियाज़ की बात करती है, और जो हमारी अप्लाइड रिसर्च होती है वो एक फंडामेंटल या प्योर रिसर्च को अप्लाई करती है, या एक तरह से हम इसका प्रैक्टिकल यूज़ करते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, और बेटरमेंट भी करते हैं हम ह्यूमंस का। अप्लाइड रिसर्च में, बेसिक रिसर्च में हम नॉलेज का एक्सपेंशन करते हैं। और जो हमारा एक टाइप है अप्लाइड रिसर्च का, एक्शन रिसर्च, हमने देखा था कि इसको कर्ट लेविन, एक जर्मन अमेरिकन सोशल साइकोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने इसको कॉइन किया था, या ये टर्म पहली बार दिया था एक्शन रिसर्च का। तो ये एक टाइप है अप्लाइड रिसर्च का, जिसमें हम किसी इमीडिएट प्रॉब्लम को या इमीडिएट सिचुएशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और फिर उसके बाद हमने जो एक्शन रिसर्च का एक साइकिल होता है उसको पढ़ा कि सबसे पहले एक प्लान होता है, एक्ट होता है, देन ऑब्जर्व करते हैं, देन रिफ्लेक्ट करते हैं। अगर इस पूरे साइकिल में हमारी प्रेजेंट सिचुएशन या प्रेजेंट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो हम यहीं पे इसको स्टॉप कर देते हैं। लेकिन अगर वो सॉल्व नहीं होती है तो देन हम फिर से एक रिवाइज प्लान बनाते हैं, फिर से एक्ट करते हैं, फिर से ऑब्जर्व करते हैं, फिर से रिफ्लेक्ट करते हैं। और अगर इससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो हम इसको स्टॉप कर देते हैं। लेकिन अगर नहीं सॉल्व होती तो ये प्रोसेस चलता रहता है, ये साइकिल रुकता नहीं है कभी। और इसको याद करने के लिए हमने एक निमोनिक भी बताया हुआ है यहाँ पे, PAOR, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट। और फिर हमने स्कोप ऑफ एक्शन रिसर्च की भी बात की कि और एग्जाम्पल लिया एजुकेशन का, कि किस तरह से हम इसका यूज़ कर सकते हैं एजुकेशन की डोमेन में। जब हमने बेसिक लॉजिक के बेस पे टाइप्स ऑफ रिसर्च को पढ़ा तो हम देखे थे कि इंडक्टिव और इंडक्टिव मेथड क्या होता है। तो इंडक्टिव मेथड इसको टॉप डाउन या जनरल टू पार्टिकुलर स्पेसिफिक अप्रोच कहते हैं डिडक्टिव मेथड को, जिसका निमोनिक था DGP, यानी कि डिडक्टिव जनरल टू पार्टिकुलर। और जब हम IPG की बात करते हैं कि या इंडक्टिव रिसर्च की बात करते हैं तो जो इसका निमोनिक है कि IPG, इंडक्टिव पार्टिकुलर टू जनरल। तो इसको हम डाउन टॉप या बॉटम टॉप या स्पेसिफिक टू जनरल अप्रोच भी कहते हैं। तो इस तरह से हमारी ये आज का जो लेक्चर था वो ख़त्म हुआ। और थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग। एंड आप इस जो चैनल है हमारा लर्न इको मैजिक, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलता रहे। और मेहनत करते रहें, आप रोज़ प्रैक्टिस करें, वीडियोस को देखें, और कभी भी गिव अप ना करें। आप श्योरली जो नेक्स्ट आने वाला एग्ज़ाम है जून 2022, अगर आप मेहनत करेंगे तो आप JRF निकाल सकते हैं बहुत इजीली। और जो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो टाइप्स ऑफ रिसर्च से ही रिलेटेड होगा। जो अदर टाइप्स ऑफ रिसर्च रह गई हैं हम उनको कंटिन्यू करेंगे। तो एक बार फिर से आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लें, और कमेंट करके बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा। और आपको अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं। मैंने नंबर यहाँ पे शुरू में दे रखा है अपना, अगर आप यहाँ पे मैसेज करके या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो। तो थैंक यू सो मच गाइस, कीप लर्निंग, कीप गोइंग, बाय बाय।